जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल पे। बिहार पुलिस का अनवरत सीरीज चला रहे थे हम लोग और आज भी उसी कड़ी में कुछ बिहार पुलिस के एग्जाम किसी न किसी साल में पूछे हुए साइंस सेगमेंट का क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आए हैं। आज का सेट ये जो लगभग 30 क्वेश्चन का सेट होगा, बहुत महत्वपूर्ण है सर, बहुत बढ़िया अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। किसी भी कंपटीशन को देने जा रहे हैं तो देख करके जाइएगा, और नहीं तो पक्का अगर बिहार पुलिस देने जा रहे हैं तो इस सीरीज को देख करके जाइएगा, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। पहला है मृग तृष्णा बनने का कारण। मृग तृष्णा जो होता है ना, पहले इस चीज को समझ लीजिए। मृग तृष्णा जो होता है इसको मरीचिका भी कहा जाता है। मरीचिका इसी का नाम है। मृग तृष्णा का ही नाम मरीचिका है, जिसको हम लोग मिराज कहते हैं। ये किसके कारण, ये इसमें होता क्या है, गर्मी के दिनों में, अब गर्मी का समय आ रहा है ना, देखिएगा रोड पे जब जिस दिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, दूर से देखिएगा तो आपको पानी पानी लगेगा। पानी एक्चुअली वो पानी होता नहीं है, वहां का हवा इतनी ठंडी ये गर्म होकर के ऊपर उठती है, इतनी गर्म हो जाती है कि वहां ठंडी हवा के आने से और गर्म हवा के ऊपर उठने से पानी जैसा प्रतीत होता है। या प्रायः रेगिस्तान में भी होता है, गर्मी के दिनों पे रोड पे आपने देखा होगा। इसका कारण क्या होता है? मिराज का कारण होता है TIR। क्या होता है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी के कारण क्या होता है? डायमंड का चमक का कारण TIR, डायमंड में चमक का कारण TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अलावा और जो है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे? इसी TIR पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्णांक होगा? यानी सबसे अधिक जो इसमें है उष्णांक सबसे अधिक किसका होगा? ब्यूटेन का, बायोगैस का या मीथेन का? तो क्लोरिफिकेशन, क्लोरिक वैल्यू जो होता है वह सबसे ज्यादा ब्यूटेन, बायोगैस, हाइड्रोजन, मीथेन में हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है उष्णांक? हाइड्रोजन का। इसका लगभग 1.5 लाख किलो जूल पर केजी होता है। तो क्लोरिफिकेशन वैल्यू सबसे अधिक जो है वह किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, किसका? हाइड्रोजन का। इसके बाद मीथेन का लगभग 55,000। उसके बाद आएगा ब्यूटेन आ जाएगा उसके बाद। तो सबसे अधिक इसको में हो जाएगा हाइड्रोजन का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके वेग से, आयाम से। यहाँ तरंग दैर्ध्य होना चाहिए, तरंग दैर्ध्य, जिसको वेवलेंथ कहते हैं या आवृत्ति। वेग हो गया वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। जल्दी बताइए। प्रकाश का रंग का कारण, प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद जो है, प्रिज्म या प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर से गुजरने के बाद अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। किसके कारण? क्योंकि अलग अलग का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है, अलग अलग रंगों का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछता है सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होता है वह किसका होता है? लाल रंग का, 700 नैनोमीटर। सबसे कम किसका होता है? सबसे कम किसका होता है? बैगनी का, 400 नैनोमीटर के आसपास। सबसे अधिक लाल, सबसे कम बैगनी, सबसे कम विचलित होगा लाल, इसलिए हम लाल रंग से लिख रहे हैं। सबसे अधिक विचलित होगा कौन? बैगनी कलर, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे कम है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य जो ऊर्जा देता है, देखिए उतना दूर रहते हुए भी सूर्य से जो हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होता है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, पेट्रोल गैस या रासायनिक अभिक्रिया। किसके कारण? तो सूर्य से नाभिकीय संलयन के कारण। किसके कारण? नाभिकीय संलयन के कारण, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन से सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है? तो दो हाइड्रोजन क्या न्यूक्लियस मिल करके हीलियम न्यूक्लियस का निर्माण कर देता है। हीलियम का 2, इसमें आपको अगर लेना हो तो आप 1 और 3 ले सकते हैं। 1 और 3 मिल करके हीलियम 4 बन जाएगा।
तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मिलकर के हीलियम का न्यूक्लियस यानी नाभिक का निर्माण करता है। इसी को कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि ये नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, नाभिक टूटता है। नाभिकीय विखंडन में नाभिक टूटता है, जो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, एटम बम जो है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है, और नाभिक इसी को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलता है, लगभग हमको लगता है 14-15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इससे क्या होगा, ऊर्जा रिलीज होगा, एनर्जी निकलेगा। इसलिए एक हाइड्रोजन बम एटम बम के रिस्पेक्ट में 1000 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिलता है? देखिए, शाकाहारी व्यक्ति जो है वह फास्फोरस कहां से लेगा? दूध से, सोयाबीन से, चावल से, मछली से। तो देखिए ये चावल तो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत हो गया, सोयाबीन प्रोटीन का, दूध में, दूध खाने से हम लोग कहते हैं ना हड्डी मजबूत होता है, क्योंकि दूध में कैल्शियम और फास्फोरस होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। तो एक शाकाहारी व्यक्ति कहां से लेगा? अपना दूध से लेगा। शाकाहारी व्यक्ति है तो वह क्या खाएगा? हाँ, मांस मछली जो नहीं खाता है उसे ही शाकाहारी कहते हैं। तो वह कहां से अपना ये प्राप्त करेगा? दूध से फास्फोरस प्राप्त करेगा, जो हमारे हड्डी के लिए आवश्यक होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? मानव शरीर में क्रोमोसोम कितना होता है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी में 22 जोड़ी ऑटोसोम होता है, और एक जोड़ी जो है आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। लिंग निर्धारण इसी से होता है। तो 23 जोड़ी का मतलब संख्या में कितना हो गया सर? 46। कितना हो गया संख्या में? 46। 23 जोड़ी क्रोमोसोम होता है, अगर जोड़ी में पूछे 23, संख्या में 46। ऑक्सीजन का खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज विलियम हार्वे ने, रदरफोर्ड ने, पिस्टले ने या फिर मेंडलिप ने? जल्दी बताइए, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। प्रिस्टले ने 1 अगस्त, कब सर? 1 अगस्त 1774 ईस्वी में ऑक्सीजन का खोज किया था। ये अंग्रेज के रसायन शास्त्री थे, ये अंग्रेज थे यानी ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे। ये कौन? प्रिस्टले। इन्होंने 1774 ईस्वी में ऑक्सीजन को खोजा था, और किससे खोजा था? तो मर्क्यूरिक, ये भी याद रखिएगा सर, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके क्या बनाया था? ऑक्सीजन बनाया था। मर्क्यूरिक ऑक्सीजन का खोज पूछे प्रिस्टले ने, कब पूछे? 1 अगस्त 1774। 1 अगस्त 1774। ये कहाँ के रहने वाले थे? अंग्रेजी थे, ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के रहने वाले थे। ऑक्सीजन जो पहली बार बनाया था इन्होंने किससे बनाया था? मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके बनाया था। लेकिन ऑक्सीजन का नामकरण किसने किया? अगर पूछे आपको इसका नामकरण करने का, कभी कभी ये भी सवाल आता है कि ऑक्सीजन का नामकरण किसने किया? तो ऑक्सीजन का नामकरण फादर ऑफ केमिस्ट्री ने। किसने सर? फादर ऑफ केमिस्ट्री। किसको कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री? हाँ, लेवोजियर को। लेवोजियर ने किया था इसका नामकरण। किसका किया था नामकरण? ऑक्सीजन का नामकरण में पूछे तो हो जाएगा लेवोजियर। लेकिन खोजा किसने था? प्रिस्टले ने। कब खोजा था? 1774 में। कहाँ के रहने वाले थे? अंग्रेजी थे। और किससे बनाया था पहली बार ऑक्सीजन? मर्क्यूरिक ऑक्साइड से। किससे? मर्क्यूरिक ऑक्साइड से। अगला सवाल है, प्रेशर कुकर भोजन के पकने समय को कम कर देता है, क्यों? यानी हम लोग जो खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर यूज करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें समय का बचत होता है, जल्दी खाना बनाएगा प्रेशर कुकर। जल्दी खाना बनाने से आपका गैस भी बचता है। जब तक खाना जो है
जलावन पे बनता था ग्रामीण क्षेत्र में भी, तब तक क्या होता था, हाँ हंडिये में बनाया जाता था, पतीला में बनाया जाता था। लेकिन जैसे ही गैस में कन्वर्ट हुए हम लोग भी, ग्रामीण जीवन भी, गांव घर के लोग भी, तो उसमें तुरंत क्या हुआ, हाँ कुकर अब सबको खरीदना पड़ गया, क्योंकि उतना गैस नहीं जलाएगा, खर्चा होता है, सब समझने लगा, तो प्रेशर कुकर आ गया। आखिर प्रेशर कुकर बढ़ाने से खाना क्यों जल्दी बनता है, इसका क्या कारण है? और इसी का उल्टा, जब पहाड़ पे जाते हैं खाना जल्दी नहीं पकता है, क्यों? क्योंकि वहां प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कुकर का प्रेशर अधिक होता है। प्रेशर अधिक होने से क्या होगा, प्रेशर अधिक होने से जब भी बॉइलिंग पॉइंट होता है, प्रेशर के बढ़ने से, वेपर प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक बढ़ेगा, तो चूंकि क्वथनांक बढ़ेगा तो ये क्या होगा, खाना आपका जल्दी बनेगा। कुकर के भीतर का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, घटता नहीं है। अगर किसी के दिमाग में सर ये आ रहा है बाबू आपके दिमाग में कि क्वथनांक घटता है, नहीं, प्रेशर कुकर के होने से क्वथनांक बढ़ेगा। क्वथनांक बढ़ने से एक बार जो है वह उस ताप तक पहुंचने के बाद तुरंत खाना को बना देगा। यही कारण है कि खाना जल्दी बन जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि पहाड़ों पे खाना लेट से क्यों पकता है या पक भी नहीं करेगा। ऊंचाई बढ़ने से वेपर प्रेशर क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने से प्रेशर जो है वह घटता है, बाह्य प्रेशर घटेगा, तो उससे आपका क्या होगा, हाँ क्वथनांक भी घट जाएगा। क्वथनांक घट जाएगा तो खाना जल्दी नहीं बनेगा, बहुत अधिक समय लेगा। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेगा, अगर जैसे ये उजला दिख रहा होगा, ये वाला पेज आपका, हम जो लिख रहे हैं ये लाल दिख रहा होगा, ये लगभग आपको आसमानी दिख रहा होगा, ये सब रंग क्या करता है, बाकी रंग को एब्जॉर्ब करके इस रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है, जो हमारे आंखों तक आता है और हम उस वही कलर देख पाते हैं। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, बाकी कलर को एब्जॉर्ब करके, हरा को रिफ्लेक्ट करके हमको आपको दे देता है, तो पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। तो जो सब कलर को, जितना रंग आए उसमें सबको एब्जॉर्ब करते जाएगा अगर कोई वस्तु, तो यह वस्तु काला दिखेगा। इसीलिए काला आदमी बाबू बड़ा खतरनाक होता है। हाँ काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। काले लोग जो होते हैं खतरनाक क्यों होता है, इस सब रंग को पचा लेगा, सब रंग पचा लेगा, सब रंग पचा लेगा। काला क्या करेगा, सब रंग पचा लेगा, मतलब सब सिचुएशन को ये अपने में पूरा पचा लेगा। बड़ा तेज होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, काला। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 1 सेकेंड लगता है, 8 सेकेंड लगता है, 10 सेकेंड लगता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगता है, सेकेंड नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट 16 सेकेंड के आसपास लगता है। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब में तो सेकेंडे दिया है। तो अगर 8 सेकेंड मारेंगे हम लोग तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 8 मिनट 20 सेकेंड या 16 सेकेंड के आसपास का समय लगता है। दूरदर्शी का उपयोग, इसके नाम में है दूरदर्शी, दूर देखने के लिए जो उपकरण उपयोग होता है उसी को दूरदर्शी कहते हैं। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी को इंग्लिश में टेलीस्कोप कहते हैं। कौन सा स्कोप कहते हैं, टेलीस्कोप कहते हैं। तो दूरदर्शी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। क्लोरीन का, आयोडीन का, ये फ्लोरीन है, इसको फ्लोरीन पढ़िएगा, फ्लोरीन का, या फिर पोटेशियम क्लोरेट का। पेयजल को देखिए, ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है नहीं, बिहार पुलिस का कई बार पूछा हुआ है। पेयजल का शुद्धिकरण के लिए हम लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं। कल वाला सेट में देखे थे क्लोरीन का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि यह कीटाणु नाशक होता है, कीटाणु को मार देता है। अगला सवाल है, सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे क्या मापन होता है। हाँ नाम देख करके कुछ और मत भड़काओ सोच लेना। हाँ ये सेक्सटेंट है, सेक्स जो टेंट देख करके अलग अलग नहीं पढ़ना है। सेक्सटेंट एक यंत्र होता है जिसका काम है, जनरली ये देखिएगा जहाज और वायुयान के नेविगेशन में उपयोग होता है, और इसका काम है कोणीय दूरी को नापता है। क्या करता है, कोणीय दूरी को यह नापता है, जिसका नाम है सेक्सटेंट।
सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ हुई थी? सार्स विषाणु एक्चुअली ये सार्स कोरोना वायरस था, ठीक है। सार्स जो था, सार्स कोरोना वायरस था। सार्स कोरोना वायरस जो है यह पहली बार कोरोना वायरस, यह पहली बार सर कब इसका खोज मतलब पता चला था एग्जिस्टेंस के बारे में? 2002-3 में, 2002-3 में। और जब वायरस की बात हो, कभी भी वायरस की बात हो तो पृथ्वी पे एक गो तो वायरस है, पते है। हाँ, जहां जब भी वायरस की बात हो कि पहली बार कहा तो चीन में, बड़ी भारी तबाही मचाया था ये। श्वसन तंत्र को ये भी प्रभावित करता था जैसे 2020 वाला कोरोना प्रभावित कर रहा था, हालांकि वो 2019 में आया था, 2019 में चीन में। और सबसे इसमें कई लोगों की जान गई। सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ था तो वह हांगकांग हुआ था। हांगकांग देश जो है वह सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, इस पे इफेक्ट पड़ा था। सार्स कोरोना कहाँ? चीन हो जाएगा। सार्स कोरोना चीन कब? 2002-3 की घटना है। आगे देखिए, क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय हाथ नीचा करने से चोट कम लगती है या किस नियम पे है? हाथ जब नीचे कर लीजिएगा चोट कम। देखे होंगे कैच करने समय जो अच्छा फील्डर होता है या कीपर सब होता है वह हाथ को पीछे कर लेता है। तो पीछे करने से क्या होता है? यह काम करता है संवेग संरक्षण के नियम पे, संवेग संरक्षण के नियम पे। द्रव्यमान संरक्षण नहीं होगा। न्यूटन का तीसरा नियम में हाथ को अगर नीचा कीजिएगा तो नहीं, संवेग संरक्षण का नियम ही होगा, क्योंकि संवेग का जो है चेंज इन मोमेंटम जो होता है वह सीधा समानुपाती होता है बल का। तो बल जो है जितना ज्यादा लगेगा चोट लगने का डर उतना ज्यादा रहता है। जैसे इस संवेग में समय आप अधिक लेंगे, समय अधिक लेने से क्या होगा? बल कम लगेगा। समय जब भी बढ़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो मोमेंटम क्या होगा? समय अधिक होने से मोमेंटम कम होगा, यानी उसका रेट ऑफ चेंज घटेगा। और जब ये घटेगा, कम होगा, तो फोर्स का भी वैल्यू कम होगा। फोर्स का वैल्यू कम होगा तो चोट कम लगेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास क्यों लगाया जाता है? आपके पास जो ये क्या कहते हैं उसको, फ्रीज होता है। फ्रीज में देखिएगा जो आपका जो फ्रीजर पॉइंट होता है, फ्रीजर जो होता है जो सबसे ज्यादा फ्रीजिंग करता है वो ऊपर में लगा होता है। ये आप देखे होंगे, नीचे में कॉलम सब जो बना होता है वो नहीं, ऊपर में। फ्रीजर एक्चुअली ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसी का टेम्परेचर सबसे कम होता है। इसको खोलिएगा एकदम गैस निकलेगा ठंडा ठंडा। तो ये ऊपर में ही क्यों लगा होता है? सवाल ये है। तो देखिए कारण क्या है ना, अब आप बताइए, जब भी गर्म हवा होगी तो गर्म हवा का टेंडेंसी क्या है? गर्म हवा हमेशा किधर जाएगा? ऊपर की ओर। गर्म हवा का टेंडेंसी होगा ऊपर की ओर। असर ठंडा हवा किधर आएगा? नीचे की ओर। तो जब नीचे वाला हवा फ्रिज के अंदर गर्म होगा तो वह हवा उठ करके किधर जाएगा? ऊपर की ओर। तो ऊपर में कोई ऐसा आदमी है, मान लीजिए आपका दिमाग पूरा गर्म हो गया, गर्म हो गया पूरा, आप गर्मा गया। कोई ऐसा ऊपर में आदमी है आपका ऊपर में जो आपको ठंडाने का नियम जानता है, तो उसके पास ये जैसे ही हवा सब उठ उठ करके ऊपर जाएगा सर, तो यहाँ फ्रीजर में ठंडा हवा रहता है, फ्रीऑन गैस भरा रहता है, या जो है अमोनिया गैस भरा रहता है जो कूलेंट गैस होता है। इसको कहेगा रुको बाबू तुम बहुत गर्मा के आया है, थोड़ा ठंडा जाओ। गर्म हवा को कहेगा, गर्म हवा को ठंडा करके फिर जैसे ही ठंडाएगा कहेगा जाओ एक बार फिर नीचे जो है सबको ठंडाते हुए सबका गर्मी लेकर के आ जाओ। फिर ये गर्म हवा ऊपर उठ के जाएगा, फिर फ्रीजर में ठंडाएगा, फिर नीचे आएगा, और यह सिलसिला चलते रहेगा और फ्रिज में सामान ठंडा रहेगा। तो गर्म हवा अगर सीधा जो है गर्म होकर के अपना स्थान बदल करके ऊपर चल जाता है अगर अणु, तो उसको कहते हैं संवहन। तो इसलिए कि यह संवहन धाराएं व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा करता है। यह क्यों? क्योंकि यह संवहन द्वारा गर्म हवा ऊपर जाएगी, ठंडी हवा नीचे आएगी, पूरा माहौल को ठंडा रखेगा। अब समझिए नीचे में ही फ्रीजर लगा रहता, निचल के भाग में फ्रीजर, कभी देखे होंगे नीचे में सब्जी उब्जी वाला दे देता है, नीचे में कहता है कि भाग ज्यादा हमेशा गर्मी रहेगा। हाँ, तो नीचे में अगर यहाँ पे फ्रीजर होता तो होता क्या, यही हवा ठंडा करके यही रह जाता,
ये हवा यहीं ठंडा करके यहीं रहेगा तो ऊपर का भाग क्या रहेगा, कभी ठंडा आएगा नहीं, ठंडा आएगा। ठंडा हवा का टेंडेंसी होता है नीचे जाने का, इसीलिए फ्रीजर किधर रहेगा, ऊपर। समझ में आ गया, क्लियर है रेफ्रिजरेटर वाला कॉन्सेप्ट। आगे चलिए, पायरिया निम्नलिखित अंग का रोग है, किसमें, मसूड़ा में, गत्ते में, जीभ में, जबड़ा में। तो मसूड़े में पायरिया जो लगता है वह कहाँ लगता है, मसूड़े के अंदर लगता है पायरिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती हुई जब बर्फ में पिघल जाती है तो पानी का स्तर, देखिए पानी में यहाँ पे जब आप एक बर्फ का टुकड़ा डाल दीजिएगा और यह अगर पिघल जाए तो स्तर में कोई अंतर नहीं होता है, स्तर स्थिर रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक्चुअली जो पिघला है ना, तो जल के बीच में जो खाली स्पेस होता है यह भी तो फिर पानी ही बन गया। तो पानी का जो यह अणु है वह जाकर के पहले वाले पानी में जो द्रव में खाली खाली जगह था उसके बीच में गैप में वह क्या होगा, अपना स्थान ले लेता है, इसलिए उसका स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह करके देख लीजिएगा, एक गिलास पानी लीजिएगा, उसमें बर्फ डाल दीजिएगा और बर्फ जब पिघलेगा तो उसके स्तर में कोई अंतर नहीं होगा। इसके बाद है पीसा की झुकी हुई मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती है। पीसा की मीनार झुकी हुई है और फिर भी जो है वह नहीं गिर रही है। मीनार झुकी हुई है और फिर भी यह मीनार नहीं गिर रही है, उसका क्या कारण है। यह शिखर पर टेपरित होती है, यह बृहत आधार क्षेत्र में घेरती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो है निम्नतम स्थित पर होता है, या मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर आती है। क्या होगा सही आंसर, तो इस पे एक वीडियो भी हम बनाए हुए हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है क्योंकि इसका जो गुरुत्वीय केंद्र है उससे जब 90 डिग्री पे कोई रेखा खींचा जाएगा तो वह अभी भी इसके आधार के अंदर ही रहता है। जब तक आधार के अंदर रहेगा आपका गुरुत्वीय केंद्र से ऊर्ध्वाधर गिरती हुई रेखा, तब तक आप नहीं गिरिएगा। जैसे आप देखे होंगे कि पहाड़ जब चढ़ रहे होते हैं हम लोग, या ऊंचाई पे चढ़ रहे थे, नहीं चाहते हुए भी झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं, ताकि हमारा गुरुत्वीय केंद्र से जो है, गुरुत्वीय केंद्र से सीधी जो रेखा है वह हमारे पाद के पास यानी हमारे आधार के पास मिलते रहे। अगर कोई ऐसे चाहेगा कि हम सीधा ऊपर चल जाएंगे, सीधे पीछे फेंका जाएगा, गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि गुरुत्वीय केंद्र उसका आधार से बाहर चल जाएगा, और जब भी गुरुत्वीय केंद्र आपके आधार से बाहर जाएगा तब आप गिर जाइएगा। यही कारण है कि देखे होंगे जब हम लोग बोझा उठाते हैं तो हम लोग नहीं चाहते हुए भी आगे झुक जाते हैं। बड़ा बड़ा बोझा उठाने वाले सबको देखे होंगे, 50-100 किलो उठाने वाले को, वो झुक जाता है ताकि उसका गुरुत्वीय केंद्र उसके पाद के भीतर रहे। पाद के भीतर नहीं रहेगा तो गिर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। फेटिंग विलियन परीक्षण में फेहलिंग, ये हो जाएगा फेहलिंग। फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो होता है, फेहलिंग विलियन परीक्षण किसके लिए उपयुक्त होता है, तो फेहलिंग विलियन टेस्ट जो होता है, फेहलिंग विलियन टेस्ट ये एल्डिहाइड के लिए यूज होता है। ये 12th लेवल का पूछा हुआ क्वेश्चन, देखिए बिहार बोर्ड में 12th लेवल तक का। फेहलिंग टेस्ट एल्डिहाइड के लिए, याद रखिएगा फेहलिंग टेस्ट किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड के जांच के लिए फेहलिंग टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतृप्त है, क्रोटोनिक अम्ल, एक्रेलिक अम्ल, ओलिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर वैसे नियमतः जाइएगा सबका सब फैटी एसिड है और कोई भी संतृप्त नहीं है, फैटी एसिड असंतृप्त होता है, लेकिन फिर भी क्रोटोनिक अम्ल को जो है ना, क्रोटोनिक अम्ल को हमेशा संतृप्त में है एक्चुअल में, या असंतृप्त, ये है क्या एक्चुअली असंतृप्त है, लेकिन इसको रखा किसमें जाता है, संतृप्त की श्रेणी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोले थे ना आज का सेट जो है ना एकदम जानदार, दमदार, शानदार है ये असंतृप्त, क्योंकि इसमें
डबल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, या इसलिए जो है यह है असंतृप्त, लेकिन इसको रखा जाता है किस श्रेणी में, संतृप्त के श्रेणी में क्रोटोनिक अम्ल को, इसलिए क्योंकि यह क्या है, क्रोटोनिक अम्ल में भी एक डबल बॉन्ड होता है। एक डबल बॉन्ड होने का मतलब इसको होना चाहिए था असंतृप्त, लेकिन ये है क्या, संतृप्त, इसलिए यह अच्छा क्वेश्चन बनता है। हाइड्रोजन आवन निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता प्रदर्शित करेगा, HF में, H2SE में, H2S में, H2O में। तो देखिए HF में सबसे अधिक प्रबल होगा, सबसे अधिक प्रबल किसमें होगा, HF में। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन का इलेक्ट्रो, बाकी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम से सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होता है, मोस्ट, सबसे अधिक जो होता है सर, विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, विद्युत ऋणात्मक तत्व, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वह कौन है, फ्लोरीन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जब फ्लोरीन है तो इसका जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होगा वह सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, सबसे मजबूत होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, एक एंगस्ट्रॉम कितना सीएम के बराबर होगा। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 का पावर माइनस 10 मीटर, लेकिन आपसे सेंटीमीटर पूछा है तो 100 से गुना करिएगा तो 10 का पावर माइनस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 का पावर ऑप्शन ठीक से नहीं लिखा हुआ है, इसमें हो जाएगा 10 का पावर माइनस 8 सीएम। इसका ऑप्शन के हिसाब से मत जाइएगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना, 10 का पावर माइनस 8 सीएम। नैनोमीटर पूछ देता है, 0.1 नैनोमीटर होता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 10 का पावर माइनस 9 नैनोमीटर होता है, यह बात आप लोग जानते हैं। तो कितना हो जाएगा, 0.1 नैनोमीटर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर द्रव होता है। देखिए हायर हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, कमरे के ताप पर द्रव होता है। C1 से लेकर के C4 तक जो होता है वह गैसीय अवस्था में रहता है। कोई भी अल्केन C1 से लेकर के C4 तक, C1 मतलब मेथेन, एथेन, मेथेन, एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो होगा सर वह किस अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा, गैसीय। इसके बाद जो है पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन ये सब हो जाता है किसमें, द्रव अवस्था में। किसमें, द्रव अवस्था में। तो लगभग 4 तक जो है वह किस अवस्था में होगा, गैसीय, उसके बाद द्रव अवस्था में, और बहुत हायर जब होता है तब ठोस अवस्था में चला जाता है। एसिटिलीन और विलेय है। एसिटिलीन कहते हैं किसको है, C2H2, जिसको आप लोग एथाइन भी कह सकते हैं, वही होता है एसिटिलीन गैस। यही होता है एसिटिलीन गैस। ये देखिए ये एसिटिलीन गैस है, ये क्या है, ये एसिटिलीन गैस है, ये एसिटिलीन। तो देखिए ये कैसा कार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्काइन ग्रुप का है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वह सहसंयोजी यौगिक है, और सहसंयोजी यौगिक हमेशा सहसंयोजी यौगिक में ही घुलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है। तो एसीटोन में घुल सकता है, अल्कोहल में घुल सकता है, जल में नहीं घुलेगा। ये जो है एसिटिलीन गैस जल में नहीं घुलेगा, क्योंकि जल पोलर इन नेचर होता है। क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन, यहाँ पे एमीन कार्ब, हाँ ये हो जाएगा कार्बे अमाइन होना चाहिए। देखिए ये भी 12th लेवल का क्वेश्चन है, अभिक्रिया देने लगेगा। जब भी एमीन बनेगा, कार्बेल एमाइन रिएक्शन से जो बनेगा वह कैसा क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करने से बनता है, वह कैसा अमाइन होगा, प्राथमिक, किसी प्रकार का, तृतीयक या द्वितीयक। ये प्राथमिक होगा, हमेशा याद रखिएगा प्राथमिक होगा। जहां कुछ नहीं बुझा है प्राथमिक को टिक मार देना है। ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है, फ्लेट होता है, मीठा होता है, तीखा होता है, खट्टा होता है। ग्लाइकोल किसको कहते हैं, CH2OH और CH2OH कहते हैं ग्लाइकोल को। ग्लाइकोल किसको कहते हैं, CH2OH, CH2OH, ये ग्लाइकोल है। तो इसका जो स्वाद होगा सर, इसका स्वाद हमेशा याद रखिएगा, स्वाद मीठा होता है।
यह मीठा तरल होता है, यह मीठा तरल होता है। गंध और रंग की बात कर दे तो रंगहीन होता है और गंधहीन होता है, रंगहीन और गंधहीन होता है ग्लाइकोल। स्वाद में मीठा तरल होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल क्या देता है, फिर ग्लाइकोल ही आया। ग्लाइकोल का कहा गया कि जब ऑक्सीकरण करवाइएगा ना, ग्लाइकोल का जब ऑक्सीकरण करवाइएगा किसके साथ, अम्लीय K2Cr2O7 अच्छा ऑक्सीकारक होता है K2Cr2O7 जिसको पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। K2Cr2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। चूंकि अम्लीय चाहिए तो थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी दे दीजिए। यह जब भी क्या करेगा, इसका ऑक्सीकरण होगा किसके साथ, K2Cr2O7 के साथ, अम्लीय K2Cr2O7 के साथ, तो ये दे देता है COOH और COOH। इसको कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या कहते हैं सर, ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल। तो क्या देगा ऑक्सीकरण पे ग्लाइकोल, ऑक्जेलिक अम्ल देगा। कभी कभी सवाल ये भी पूछ सकता है, बढ़िया बढ़िया एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण कराने पे ऑक्जेलिक अम्ल बनता है। यह जो है ऑक्सीकरण निम्नलिखित में से किसके उपस्थिति में होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट के। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला K2Cr2O7 याद रखिएगा, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के उपस्थिति में होगा। क्या बनेगा ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से, ऑक्जेलिक अम्ल बनेगा। एक सवाल और ले लेते हैं, बस लास्ट सवाल है आज की सीरीज का। एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र CHO है, किसी यौगिक के साथ CHO है, हो सकता है बहुत सारे यौगिक हो सकता है, इसमें से क्या होगा। तो देखिए CHO है तो OH बन करके अल्कोहल बन सकता है, नहीं बन सकता है। OH जो है अल्कोहल ग्रुप दे सकता है। CHO डायरेक्ट अपने आप में एल्डिहाइड है, ये भी जान रहे हैं, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड भी दे सकता है। अगर C और O ले लीजिएगा तो यह अपने आप में कीटोन भी दे सकता है, यह अपने आप में CO कीटोन का होता है। और अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन, नाम थोड़ा गलत लिखा है, ये टाइपिंग एरर है। तो ये सब दे सकता है, अल्कोहल दे सकता है, कीटोन दे सकता है और एल्डिहाइड दे सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी उपयुक्त सभी। वैसे भी भैया हम लोग बिहारी हैं, उपयुक्त सभी देखेंगे तो क्वेश्चन 90% केस में सही करके आने वाले हैं। तो 30 क्वेश्चन बिहार पुलिस का PYQ से हम लोग फिर उठा करके साइंस का लिए हैं। ये अनवरत सीरीज चलाएंगे और आपके लिए ये रामबाण सिद्ध होने वाला है। बस आप चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर लीजिए, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। मिलते हैं इसी तरह के अनवरत सीरीज के साथ पुनः आपके साथ। जय हिंद।